मैंने अभी आपके सामने नाम लिखा रिजिड बॉडी डायनामिक्स। मैंने पहले भी बताया रिजिड के बारे में। रिजिड बॉडी क्या होती है? क्या होता है रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी डायनामिक्स। सही है। देखिए, सिंपली सुनिए, रिजिड बॉडी क्या होती है। अगर मान लीजिए मैं हाथ खोल के ऐसे घूम रहा हूँ और मान लीजिए मेरा हाथ दूर जाके गिर जाए, व्हाट दैट मीन, अगर मेरी बॉडी के दो पार्टिकल्स के बीच का, जैसे यहाँ इस टिप का और इस टिप का, अगर हाथ खोलने पर ये गैप है तो मेरे घूमने के बाद भी यही गैप रहना चाहिए। इसका मतलब घूमने की वजह से बॉडी के पार्टिकल्स के बीच का गैप नहीं बदलना चाहिए। इसका मतलब वो डिफॉर्म नहीं होनी चाहिए, उसकी शेप डिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए घूमने की वजह से उसकी शेप डिफॉर्म हो गई तो उसके पार्टिकल्स के बीच का गैप बदल गया, उसकी ज्योमेट्री बदल गई, और ज्योमेट्री बदल गई तो ये रिजिड बॉडी नहीं कही जाएगी। ठीक है, इसका मतलब हम ये चीज मान के चल रहे हैं कि इट इज वेरी कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट समझते हैं, जैसे ये चेयर है, इस चेयर को घुमा लो, फेंक लो, है ना, तो इसके इसके पार्टिकल्स के बीच का गैप कम नहीं हो रहा है या चेंज नहीं हो रहा है। सो दैट इज नोन एज रिजिड बॉडी डायनामिक्स। ये दोनों नाम तुम्हारे सामने आ सकते हैं, मीनिंग एक ही है। इसको चैप्टर को करने के लिए सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। नाम क्या है इसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया तो सुना है ना पहले, न्यूटन लॉ में। हाँ, लेकिन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक अलग चीज है। यहाँ सेकंड, टॉर्क। टॉर्क क्या करता है? चीजों को घुमाता है। आप कह सकते हो ये फोर्स का वो इफेक्ट है जो चीजों को घुमाएगा। ध्यान से सुनना भाई, फोर्स का वो इफेक्ट जो चीजों को घुमाएगा। अब मैंने इसको फोर्स नहीं बोला, ये फोर्स का क्या है? इफेक्ट है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स, या आप कह सकते हो घुमाऊ इफेक्ट ऑफ फोर्स। सिंपल भाषा में, जो चीजों को घुमाएगा। अब कितना टॉर्क लग रहा है, कैसे लग रहा है, क्या डायरेक्शन है, वो सारी चीजें इसमें पढ़नी। देन थर्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। जहां तक इस चैप्टर के फॉर्मूले आएंगे, देखो मैं आपको कह रहा हूं, जिस बच्चे को काइनेमेटिक्स अच्छी आती है ना, उसका हर चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। जैसे अभी तक हम जितना मैकेनिक्स पढ़ के आए, हमें एनालॉजी लेनी है और वैसे वैसे फॉर्मूले इनके लिखने हैं। अब मैं ये चैप्टर कराने से पहले आपके सामने फॉर्मूले लिखूंगा, और मैंने पहले भी लिखे थे सर्कुलर को स्टार्ट करते हुए। याद करो, मैंने कंपैरिजन लिखा था स्ट्रेट लाइन का और सर्कुलर का। तो वही सारी चीजें आपको यहाँ याद रखनी है। क्या वहां पे मोमेंटम आया था? लीनियर मोमेंटम। आराम से सुनिए 5-10 मिनट चैप्टर को, ये क्या है लीनियर मोमेंटम। यहाँ क्या हो गया? लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम। आपको ये याद है एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, न्यूटन का सेकेंड लॉ। यहाँ पे अगर ये फोर्स जीरो हो जाए, ये, तो क्या ये इंप्लाई करता है कि पी कांस्टेंट है? यस। किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। सही है। तो यहां से मेरे सामने समझ में आया कि पी कांस्टेंट मतलब एम वी कांस्टेंट। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। और जब भी कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है तो उसका मीनिंग क्या निकलता है? m1v1 इक्वल्स टू m2v2। सही है, ये चीजें हमने निकाली थी। अब सोचो, अब यहाँ पे घूम रहा है सब कुछ। आपको ये याद होगा, मैंने कहा था जो मास होता है उसका काम इनर्शिया करता है। इनर्शिया, ये रहा इनर्शिया ऊपर। इसको आई से दिखाएंगे अभी, कैपिटल आई से। आज तक तुमने जहां जहां एम देखा है मास, उसको हटा के आई लगा दो, और जहां जहां फोर्स है वहां वहां टॉर्क लगा दो। बोलो, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करें फिर। और एंगुलर मोमेंटम की जगह, मतलब लीनियर की जगह एल आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम किससे होता है? एल से। बताओ एक बार, इसी को बता दो क्या आएगा। एफ की जगह टाउ आ गया, टाउ बोलते हैं इसको, TAU, राइट। टॉर्क। देन इक्वल्स टू डी बाई डी टी, किसका? पी की जगह कौन आ गया? एल, तो dl/dt। बोलो, मैंने मोमेंटम का जो कंजर्वेशन बताया वो किसको लेके बताया? फोर्स को जीरो लेके।
तो ऐसे ही मैं टॉर्क को क्या भर दूं, 0, तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा, एल, एल कांस्टेंट हो जाएगा। बोलो पी का फॉर्मूला आपने क्या बोला, एम का, एम का काम लिख दूं आई, और वी का काम कौन करता है, ओमेगा, वी का काम कौन करता है, तो आई ओमेगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और इसकी तरह क्या आई वन ओमेगा वन इक्वल्स टू आई टू ओमेगा टू, ये सारी बातें बता के मैं क्या फील करवाना चाह रहा हूँ कि दैट्स जस्ट एनालॉजी, इसमें कुछ नया नहीं है, नाम बदल गए, पहले सीधा चलता था अब घूम रहा है, दैट्स इट, क्लियर। पिछले फॉर्मूले याद हैं तो ये वाले फॉर्मूले भी याद हो गए। इसके लिए मोटिवेशन क्या है, जैसे मैंने शायद आपको पहले भी एग्जांपल दिया, आपने आइस स्केटिंग देखी है, अब आइस स्केटिंग में कोई भी आइस स्केटिंग करता है तो जब वो घूमता है स्केटिंग करते हुए तो वो अपने हाथों को बंद करता है कि खोलता है, नहीं बंद करता है ना, अगर उसको घूमना है बहुत तेज तेज तो वो अपने हाथों को बंद कर रहा है ना। रीजन क्या है, स्विमर जो स्विमिंग वाले गेम्स होते हैं ऊपर से जंप करता है, वो स्विमर ऊपर से ऐसे पलटी खा खा के पानी में आता है, सोचिए जब वो ऊपर जंप कर रहा होता है स्टार्टिंग में वो अपनी बॉडी को पूरा बंद कर लेता है ऊपर, और धीरे धीरे पानी की तरफ आते 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 वो बॉडी खुल जाती है। तो ये सारी चीजें आप इनमें सीखें कि ऐसा होता क्यों है ना, बात समझ में आ रही है। हम लोगों, अच्छा, कभी आपने तराजू में चीजें तोली हैं, आजकल तो डिजिटल आ रहा है सब कुछ, वेइंग मशीन्स, लेकिन पहले जो जैसे आजकल जो ये स्क्रैपर्स आते हैं, ये आज भी, ये इवन सब्जी वाले भी तराजू रखते हैं कि नहीं, तो ये लोग गड़बड़ करते हैं, क्या कैसे गड़बड़ करते हैं वो भी हम यहाँ देखेंगे, बात समझ में आ रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों को यहाँ देखनी है, चीजें घूमती कैसे हैं। लास्ट जो है फोर्थ, आपके सिलेबस से कट कर दिया गया है लेकिन हमें करना है ये, इसका नाम क्या है, रोलिंग, इसको आप शॉर्ट में कटार बोल सकते हो, टीचर्स जनरली इसको कटार बोल देते हैं। कटार मीन्स ऐसा कोई फुल फॉर्म है नहीं, ये हमने बनाया हुआ है, दैट इज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, एंड रोटेशनल मोशन। इसका मतलब आपकी बॉडी चल भी रही है और आपकी बॉडी घूम भी रही है, होता है ना, रोलिंग का मतलब क्या होता है, आगे भी चल रही है और घूम भी रही है, सो दैट इज नोन एज रोलिंग। अब इसमें रोलिंग में बहुत सारे केसेस आएंगे कि वो प्योर रोलिंग है कि नहीं है, वो स्किड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। आपके सिलेबस से ये कट है वैसे, लेकिन हम इसको एक लुक देंगे कि इसमें होता क्या है। तो ये 3 पार्ट है मेनली आपके। अब आइए, सबसे पहले हेडिंग डालिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उतार लीजिए इसको, पढ़ा, इससे पीछे हम क्या पढ़ के आए, सर्कुलर। और उससे पहले क्या पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास। क्या मैंने सेंटर ऑफ मास के पहले लेक्चर में ये वर्डिंग दी थी, ये सेंटर ऑफ मास की पढ़ाई कर लो पूरी बॉडी की पढ़ाई हो जाती है ना। और हमने ऐसा भी कहा था कि सेंटर ऑफ मास सबसे इजीएस्ट पाथ लेता है, इजीएस्ट पाथ मींस स्ट्रेट लाइन। सेंटर ऑफ मास कैसे चलता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो स्ट्रेट लाइन मोशन एमवी स्क्वायर। ये मैं सारी चीजें लिखवा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। आपने ये वाला फॉर्मूला देखा है कि नहीं देखा है, काइनेटिक एनर्जी का। और अगर मैं अभी रोटेशनल डायनामिक्स में यही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये वाला लगा दूं तो लग जाएगा क्या, नहीं लगेगा। उसका रीजन क्या है, अगर मैंने अब यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगा दिया तो उसका मीनिंग निकलेगा कि वो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी आ गई, है ना। तो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखनी मेरे को, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। अब यहाँ रोटेशन में बोलो तुम्हारा हाफ की जगह हाफ आएगा, एम का काम आई करेगा और वी का काम ओमेगा करेगा, सो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो हेडिंग डालिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉपिक नंबर 1 लिखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। चैप्टर का नाम शुरू हो रहा है MOI और इसमें टॉपिक 1 लिखा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। यहाँ पे नोट बना के लिख लेना, ये जैसे ये लिखा है गिव्स, गिव्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये तो एप्लीकेबल नहीं है। हम क्या करेंगे, बॉडी घूम रही है, बॉडी के हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे एंड अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करेंगे।
एक बार लिख लिया हो तो पेन छोड़ देना, आराम से सुनना। ये मैंने कोई भी आपके सामने रैंडम बॉडी मानी है। रैंडम मीन्स किसी भी शेप की है और रिजिड है। और जब मैं इसको इस तरीके से घुमाऊंगा, बोलिए, क्या आपको ऐसा लग रहा है ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी है? इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं कि नहीं है? बहुत सारे मासेस हैं। तो मैंने मान लिया ये कोई M1 है, या कोई M2 है, कोई M3 है, कोई M4 है, M5 है, कोई Mn है। मतलब मैंने मान लिया कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कितने हैं? n। ओके। तुम बताओ, अगर ये बॉडी घूमेगी किसी ओमेगा से, तो ये इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हर पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा कि नहीं करेगा? हाँ या ना? अगर ये बॉडी घूम रही है तो ये भी तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, और ये वाला भी ऐसे ऐसे घूम रहा है। तुम देख रहे हो सबके सर्कल्स अलग अलग हैं। अगर मैं इसको देखूं तो ये अलग है, इसका देखूं तो ये अलग है, लेकिन एक्सिस कौन सी है? सेम। कितने से घूम रहे हैं सारे? ओमेगा से। लेकिन इसकी इनकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो सेम नहीं होगी। अब मैंने मान लिया, अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, काइनेटिक एनर्जी किसकी लिखूं पहले? टोटल लिखनी है। तो राइट, राइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल्स एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन अबाउट किसके? ये वर्डिंग देख लो, एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। ये वाला पार्टिकल किसके अबाउट घूम रहा है? इस एक्सिस के। ये वाला भी इसी एक्सिस के। अब मैंने मान लिया कि जो ये सर्कल बनाएगा इसका रेडियस R1 मान लो, इस दूसरे वाले का R2 मान लो, R3 वाले का ये R3 हो गया, है ना? और ये R4, R5, Rn। बोलो, अगर मैं पहले पार्टिकल की एनर्जी लिखूं, कैसे लिखूंगा? वही वाला फॉर्मूला लगाओ, ऊपर वाला। काइनेटिक एनर्जी 1 की, बोलो क्या आया? हाफ m1 v1 स्क्वायर। v1 की वैल्यू क्या होती है? v क्या होता है? ओमेगा आर। सुना है? सर्कुलर में पढ़ा के आया हूँ, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। क्या ओमेगा सबका सेम है? यस। तो यहाँ पे हाफ m1 v1 को क्या भरू, बोलो? हाँ जी, ओमेगा R1, R1 है ना, उसका स्क्वायर। सो ऐसे ही दूसरे पार्टिकल की लिखो तो, सर्कुलर पढ़ के आए हो, सर्कुलर में टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है कि नहीं होती है? हर जगह जाएंगे तो ऐसे वेलोसिटी दिखेगी आपको। मैं उसके हिसाब से लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे हाफ m2 v2 स्क्वायर, बोलो कितना आया? हाफ m2 ओमेगा R2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही मैं क्या काइनेटिक एनर्जी n के लिए लिख सकता हूँ कि नहीं? nth पार्टिकल के लिए क्या बनेगा? हाफ mn vn स्क्वायर, दैट इज हाफ mn ओमेगा Rn का होल स्क्वायर। क्या काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर, स्केलर, है ना? इसका मतलब अगर मेरे को टोटल लिखना हो तो सीधा सीधा जोड़ दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वेक्टर होते तो सीधा सीधा जुड़ नहीं पाता। तो अभी मेरे को टोटल लिखना है, तो टोटल आप बताओ। देखो, अगर मैं यहाँ से इनका टोटल लिखूं तो क्या ये हाफ m1, क्या कॉमन आएगा इसमें से? ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा। लो, हाफ कॉमन आ गया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया। बोलो अंदर क्या बच रहा है? पहले वाले में m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, एंड अप टू mn rn स्क्वायर। देखो, आपको लग रहा होगा सर चैप्टर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हैं और टॉपिक हम पहला काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हैं। रीजन, उसका रीजन ये है, जब आप ये टॉपिक पढ़ते हैं तो इसकी डेफिनेशन निकल के आती है। इसकी डेफिनेशन निकलेगी क्या होता है ये देखो। क्या इसमें समेशन लगा सकता हूँ, जैसे मैंने सेंटर ऑफ मास में समेशन लगाया था? क्या लगाऊं? बोलो, हाफ इसमें समेशन mi का स्क्वायर लिख दूं, और आई 1 से लेके n। बोलो, ये हो गया। पीछे कौन है? ओमेगा स्क्वायर। इन्होंने क्या किया, ये जो ये वाली टर्म है इसको आई लिख दिया। इसको क्या लिखा? आई। और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या मैं थोड़ी देर पहले ऐसा ही बोल रहा था? ऊपर मैंने वो वाला फॉर्मूला देख के ये वाला लिखा था, लेकिन ये डिराइव कैसे हुआ? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इस तरीके से आ गया। बोलो, हमारा चैप्टर कौन है? ये है ना?
जिसको हमने आई पुट किया है। हमें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पता करना है कि ये होता क्या है। बोलो इसमें क्या आया, एम आर का स्क्वायर आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब एज यहाँ पे नोट डाल के लिखेंगे कि जो आई है, क्या ये एम आर स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया। अब सिंपल भाषा में, क्या ये मास एम है। मैंने मान लिया कोई मास एम यहाँ है। बताओ सारे मासेस का ये R1 R2 क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी है कि नहीं। ये वाला M1 एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है, R1। M2 कितना दूर है, R2। तो ये एम आर स्क्वायर में R कौन है, M का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज सो I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। अब देखो इसको और तरीके से बोलते हैं, ये तो हो गया ऐसे, लोग क्या बोल देते हैं, I is defined as product of mass and square of distance from axis of rotation। हो गया, ये तो मैथमेटिकल काम हो गया। पर आप सोचो ना, अगर मैं हाथ खोल के घूम रहा हूं, मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है, मैं इसके अबाउट घूम रहा हूँ, राइट। बोलो इस एक्सिस से मास कितनी दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां तक नहीं है, यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। और अगर मैं ऐसे कर लूँ तो यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। कौन सा ज्यादा है, पहले वाला। अगर आर ज्यादा तो ये आई ज्यादा, और जितना आई ज्यादा उतना घुमाना मुश्किल हो गया ना। ऐसे ऐसे फास्ट घूमा जाएगा, ऐसे ऐसे कम। अच्छा ऐसे ही इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, इकट्ठा लिख लेना इसको, टाइम दूंगा मैं। देखो अगर मान लीजिए कोई रोड है, ये मैंने रोड ले ली, इसकी एक्सिस एक बार मैंने यहाँ ले ली। इमेजिन करना कैसे घुमा रहा हूँ, ये रोड है, मैं इसको यूं घुमा रहा हूँ, यूं। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है। और ऐसा ही दूसरा डायग्राम बनाइए, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन में यहाँ ले लेता हूँ। इसका मतलब ये रोड थी, अब मैं इसको यूं घुमा रहा हूँ। तो कौन सा आसान है घुमाना। देखो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, जो लेंथ वाइज है, लेंथ वाइज। बोलो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है, इसका मास कितना दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या ये आर का काम नहीं करेगा। मैंने बोला है मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कौन बताता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मीनिंग है इसका, फिजिकल मीनिंग। सो ये आर हो गया। अच्छा इसका बताओ, क्या इसकी दूरी तो यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है मास, तो ये आर ज्यादा है, इसका मतलब आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। बात समझ में आ गई। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो प्रोडक्ट की फॉर्म में भी। एक बार उतार लो इसको फटाफट, यहाँ से ये टर्म निकल के आई है। ये काइनेटिक एनर्जी किसकी आई है, रोटेशन की, आर लिख लेना इसके नीचे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। आ रहा है बेटा समझ में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो क्या तुमने आई का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर पढ़ा। अब इसको ढंग से लिखते हैं, ये आर क्या है, परपेंडिकुलर दूरी ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा वैसे बताने की जरूरत तो नहीं है, क्या एक पॉइंट से एक ही परपेंडिकुलर डाला जा सकता है, यस, है ना। एक पॉइंट से तो एक ही परपेंडिकुलर डाल सकते हैं ना, बहुत सारे तो नहीं डाल सकते उस एक्सिस के ऊपर। जैसे यहाँ से, अब यहाँ से मुझे यहाँ डालना है, ये तो एक ही परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर दूरी देखनी है इस मास की, तो हमने कैसे डिफाइन किया इसको, पहले डिफाइंड एज, बोलो स्कूल में लिखने के लिए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। डन। इसका फिजिकल मीनिंग क्या समझाया मैंने अभी, कौन बोल के बताएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास कितना दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है ये बताता है। ऐसे लिखिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास कितना दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। सब मिक्स कर दिया, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश, ठीक है। यूनिट्स क्या बनाई थी हमने,
अच्छा वैसे कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तुम, क्या क्या पढ़ते हो? वो क्वांटिटी वेक्टर है, स्केलर है, उसकी यूनिट्स क्या है, वो किस पे डिपेंड करता है? तो बोलो ये कैसी क्वांटिटी है? ना ये स्केलर है, ना ये वेक्टर है, ये टेंसर है। याद रखना। समझ गए कौन सी क्वांटिटी है ये? सो यहाँ लिखा हमने, ये टेंसर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या है? बोला। एम किस में होता है बेटे? केजी में। ये मीटर स्क्वायर, सो दैट इज केजी मीटर स्क्वायर। ये इसका यूनिट हो गया। लास्ट पॉइंट, डिपेंडेंस। किस पे डिपेंड करेगा ये? आप बताओ। जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल समझाया है, रोड का एग्जांपल लिया, क्या मैंने पहले इसको ऐसे घुमाया? क्या फिर मैंने इसको ऐसे ऐसे घुमाया? यस। इसका मतलब मैंने एक्सिस की ओरिएंटेशन चेंज कर दी कि नहीं कर दी? तो एक्सिस कहाँ है ये बहुत मैटर करता है। याद रखना, अगर आप किसी एक एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो तो उसका एक ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो बदलेगा नहीं कभी भी। अगर आपने बॉडी बदल दी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया। तुमने एक्सिस बदल दी तो बदल गया। क्यों? अगर एक्सिस बदलोगे तो आर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो आर बदलेगा तो सब कुछ बदलेगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। इसका मतलब हर एक्सिस ऑफ रोटेशन का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इसका अपना था, इसका अपना था। अगर यही एक्सिस मैं यहाँ ले लेता, मतलब इसको देखो, मैं यहाँ पकड़ता तो ऐसे घूम जाता कि नहीं घूम जाता? तो वो एक्सिस कहाँ आ गई अब? यहाँ आ गई। क्लियर? कोई भी आप पेज लो, लाइक जैसे मान लीजिए ये रजिस्टर ही ले लो। अब जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ पकड़ा हुआ हूँ, तो मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा, देखो यहाँ से, यहाँ जो थंब है मेरा, तो ये यूं नहीं घूम गया? तो एक्सिस कहाँ है? जहाँ मेरा अंगूठा है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है। अच्छा दूसरा, अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ूं तो ये कुछ ऐसा ऐसा घूम सकता है, अगर मैं इसको घुमाऊं तो एक एक्सिस यहाँ भी आ गई। क्या मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमा सकता हूँ? लो, ऐसे घुमा दिया। मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट भी घुमा सकता हूँ, ये देखो यूं घूम गया ये। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं भी हो सकती है। अच्छा एक्सिस ऑफ रोटेशन आपने यहाँ भी देख ली, देखो इसको ही देख लो। क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ देख ली, सेंटर में देख ली, ये तो सेम ही है ना? आपने यहाँ देख ली और आपने यहाँ देख ली। आप बताओ, क्या ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस एक ही प्लेन में है कि नहीं है? प्लेन समझते हो? ये प्लेन है। क्या जिस प्लेन में बॉडी है, क्या उसी प्लेन में एक्सिस है? यस। इस चीज को पेपर में कैसे बनाना है वो देखेंगे, और इस चीज को पेपर में कैसे बनाना है। बोलो ये परपेंडिकुलर है? यस। एक ये है और एक ये परपेंडिकुलर वाली है। इन दोनों को कैसे बनाएंगे? पहले डिपेंडेंस बताओ क्या लिखी मैंने, पहली बोलना। ओरिएंटेशन ऑफ, यस, ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन एक हो गया। दूसरा, शेप पे डिपेंड करता है। शेप पे करेगा? करेगा। भाई शेप, अगर मान लो साइज शेप अलग हो गई है तो आर नहीं बदलेगा? तो आर बदल जाएगा। तो यहाँ पे शेप पे भी और साइज पे भी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये हर एक्सिस ऑफ रोटेशन का फिक्स्ड है। आप ये बदलोगे, ये बदल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सो दैट इज आई। और टेंसर क्वांटिटी याद रखना, ये वेक्टर नहीं है। क्या होता है टेंसर? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। उसके पास बहुत सारी डायरेक्शन है, वो कहाँ कहीं भी हो सकता है। जैसे 10th क्लास में आपने करंट पढ़ा था, करंट, करंट वाला चैप्टर। तो करंट को लोग स्केलर बोलते हैं पर वो एक्चुअल में टेंसर होता है। प्रेशर, प्रेशर को लोग स्केलर बोलते हैं पर एक्चुअल में वो टेंसर होता है। सारी चीजें टेंसर से बनी है, यानी कि स्केलर भी एक टेंसर है, वेक्टर भी एक टेंसर है, और टेंसर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर किसी टेंसर की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, दैट इज नोन एज वेक्टर। जिसका डायरेक्शन नहीं है, जिस टेंसर का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दैट टेंसर इज नोन एज स्केलर। मीनिंग समझ में आ गया? मतलब सारी चीजें निकली कहां से हैं? टेंसर में से। आपको शायद मैंने पहले बताया भी हो टेंसर के बारे में। टेंसर होता है बेटे ऑर्डर्स में, जीरो ऑर्डर का टेंसर, फिर फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, इस तरीके से। व्हाट दैट ऑर्डर मींस, बताओ।
क्या होता है, अगर मैं बोल रहा हूँ जीरो ऑर्डर, तो इसका मतलब ये निकल गया कि उसका मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन नहीं। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब उसके पास एक ही डायरेक्शन है। अगर मैं सेकंड ऑर्डर बोल रहा हूँ तो वो मल्टीपल डायरेक्शंस में स्विच कर जाता है। पर इतना डिटेल में जाना नहीं है, सिंपली समझिए टेंसर होता है और यूनिट ये होता है, डिपेंडेंस यहाँ यहाँ होता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आया समझ? ठीक। क्या तुमने लास्ट क्लास में किया, क्या उसके अंदर कौन, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई डिस्क है, सपोज तुम्हारे सामने ना, ये डायग्राम कुछ कई बार ऐसा दिखेगा, तो इसका क्या मीनिंग है। और यही डायग्राम कई बार आपको ऐसा भी दिख सकता है, समझ रहे हो। क्या तुम्हें ये 3D में अगर सोचोगे तो ये परपेंडिकुलर नहीं लग रहा। मतलब ये वाला डायग्राम कौन सा डायग्राम है, सेंटर में जो परपेंडिकुलर डाला था ये रहा। तो इस चीज को आपको ऐसे दिखाना है, यानी कि ये वाली एक्सिस आपके प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, ऐसे उसी प्लेन में है ये। तो इन द प्लेन, ये एक्सिस इन द प्लेन ऑफ डिस्क, ये हो गया। और ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, प्लेन ऑफ डिस्क, ये रहा। ये एक्सिस यहाँ पकड़ ले, घुमा दे, सही है। ये वाला एक्सिस घुमा दे, ऐसे ऐसे घुमा दे। प्लेन तो वही है ना, मतलब प्लेन में एक्सिस है। अगर ये ऐसे ऐसे करेगी तो उसको यूं घुमाएगी, इस तरीके से। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। जैसे तुमने सेंटर ऑफ मास हर शेप का निकाला था कि नहीं निकाला था, रिंग का, रोड का, डिस्क का, है ना, सॉलिड कॉन का, होलो का, सिलेंडर का, हर एक का हमने याद किया था कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है। तो सेंटर ऑफ मास की तरह यहाँ भी कॉन्टिन्यूस बॉडीज आएंगी, हमें हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालोगे, रोड ले लेंगे पहले। बोलो रोड कहाँ कहाँ घूम सकती है, कैसे कैसे घूम सकती है। क्या रोड स्टार्टिंग में तो यहाँ घूम सकती है, इसके अबाउट, देखो जहां मेरी फिंगर है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं। लेकिन जेई और नीट आपसे इतने स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपसे थोड़े से स्टैंडर्डाइजेशन से अलग हो जाएगा। कैसे, वो एंगल पे दे देगा एक्सिस, यहाँ पे 90 नहीं है, क्या ये एक्सिस, क्या तुम्हारी बॉडी के, रोड के 90 डिग्री पे नजर आ रही है। अगर मैं इसको किसी एंगल पे दे दूँ तो वो सारी चीजें हमें निकालनी है। वो कहेगा कि मैं एक्सिस यहाँ है, इसको यहाँ नहीं, मैं यहाँ लेता हूँ, यहाँ पे, इसका मतलब रोड ऐसे घूम रही है इसके उंगली के चारों तरफ, यहाँ से यूं, यहाँ से पकड़ा हुआ है, हिंज्ड है, यहाँ से हिंज्ड। ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी इसमें कि ये इसको ऐसे घुमा रहे हैं। तो एक्सिस कहीं भी हो सकती है। बोलो ये एक्सिस यहाँ आई, अभी भी तो परपेंडिकुलर है, पर क्या ये बिल्कुल एंड पे है, यस। क्या ये सेंटर पे भी हो सकती है, एक्सिस कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। अब इस चैप्टर का जो सबसे मेन बेस है, अभी एक टॉपिक करा रहा हूं, उसके बाद दो थ्योरम आएंगी, और वहां पे अगर देखें तो चैप्टर खत्म हो जाता है। इसका मतलब कॉन्सेप्चुअली वो चैप्टर खत्म हो गया। ये इतना छोटा सा चैप्टर है, इस पूरे फॉर्मूले में, चैप्टर में एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर, इसके अलावा कुछ नहीं लगना। लेकिन जब आप इसको अलग अलग शेप के लिए निकालोगे तो उनकी मेथडोलॉजी हमें देखनी है कि कैसे निकाला जा रहा है। बात समझ में आ रही है। तो अलग अलग बॉडीज का प्लस में दो थ्योरम, जिसको दो थ्योरम लगानी आती है उसको ये पूरा चैप्टर आता है। उनका नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक होता है परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। वो देखेंगे क्या है। सबसे पहले लिखो रेडियस ऑफ गायरेशन, इसके बाद टॉपिक 2 रेडियस ऑफ, वैसे 2 इसको ले लो, इसको 3 ले लो, इसको 2 बना लो। टॉपिक 2, टॉपिक 3, रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो फिर से क्या करो, अपनी कोई भी रैंडम बॉडी, रिजिड बॉडी मान लो, ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रही है। मैंने मान लिया इसमें बहुत सारे मासेस हैं जो अलग अलग जगह पे हैं, और दैट्स ऑल। क्या सेंटर ऑफ मास में आपने एक ऐसा पॉइंट माना था जहां सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड था, आया ना। ये नाम क्या है, रेडियस ऑफ। नाम से एक चीज तो समझ में आ रही है, ये किसी तरीके का डिस्टेंस है।
रेडियस है तो कोई डिस्टेंस है। तो मैंने क्या किया, जैसे मान लीजिए कोई ये m1 है, ये कोई m2 है, ये कोई m3 है, m4 है, m5 है, एंड सो ऑन, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। जब ये ओमेगा से घूमेगा तो ये भी सारे घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? घूम रहे हैं। और यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब क्या करो, आप बोले सर ऐसा ना करो, आप क्या करो, एक ही पॉइंट मान लो जहां पे सारा का सारा मास है, और ये इमेजिनरी है टोटली। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि ढूंढना है, हम निकालेंगे, ये सबके लिए निकालेंगे। लेकिन हमने क्या किया, आपका मन किया सर देखो यहाँ मान लो, ये देखो मैंने डॉट जो बनाया है, मान लीजिए इस बॉडी का मास कितना है, कैपिटल एम। आपने कहा सर अलग अलग का निकाल के रखोगे इससे बढ़िया सर इसका ही निकाल लो। पर मैं फिर बोल रहा हूँ ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, ये उस सेंटर ऑफ मास से कोई अलग पॉइंट है जहां पे तुमने क्या मान लिया, सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड मान लिया। तूने मान लिया पूरी बॉडी का मास यही है, और कितना ले लिया इधर, एम। और जहां तुमने माना उस पॉइंट की जो दूरी है वो तुमने यहाँ के ले ली। क्या ले ली? और ये के कौन है? रेडियस ऑफ गायरेशन। जहां तुमने सारी सारे मास को कंसंट्रेटेड माना, उस पॉइंट की दूरी, परपेंडिकुलर दूरी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज। आ गया समझ? पर क्या ये सेंटर ऑफ मास है? नहीं। हो सकता है, हो सकता है, सेंटर ऑफ मास भी हो सकता है, बट ये सेंटर ऑफ मास हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं। आप ये कहीं भी ले सकते हो, आपका मन कर रहा है सर यहाँ लेता हूँ, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो। लेकिन इसको अभी हम निकालेंगे हर एक बॉडी के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखूं इसको, सिंपल भाषा में बताओ, क्या इस पॉइंट पे सारा मास कंसंट्रेटेड माना, एज्यूम कंप्लीट मास एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी देख लो। आ रहा सिंपली समझ में? इस पॉइंट की, इस पॉइंट की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, दिस वन। बोलो ये कितनी रेडियस का सर्कल बना रहा था, R1, M2, R2, M3, R3 एंड सो ऑन। सो दिस इज R1, दिस इज R2, R3, ये सब R1, R2, R3। और ये कितने का है, के। तो ये के का नहीं बनाएगा, ये लो। अब देखते हैं, देखो क्या होता है तुम्हारी 11th क्लास की जो साइंटिफिक अप्रोच है। अब जैसे वहां पे बोल दिया आपको ये टेंसर क्वांटिटी है। अब जैसे आपने वेक्टर्स को जोड़ना सीखा, स्केलर्स को जोड़ने की कोई जरूरत, ऐसा अलग से सीखने की जरूरत नहीं है, सीधा जोड़ देते हैं। 5 में 5 जोड़ दिया, 7 जोड़ दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको क्या करना है, जो क्वांटिटी टेंसर बोली जा रही है उनको स्केलर्स की तरह ही जोड़ना है। किसकी तरह जोड़ना है? स्केलर्स की तरह। वो भले टेंसर है पर अभी के लिए तुम उसको कैसे जोड़ो, स्केलर्स की तरह। तो यहाँ पे बोलो आई अगर मैं लिखूं, सोचो, क्या हर मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिखूं? मैं ये लैंग्वेज ऐसे टिका टिका के इसलिए बोल रहा हूं, अगर ये लैंग्वेज नहीं आई तो ये चैप्टर नहीं आएगा। मैंने बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर बॉडी का, यानी कि हर मास का किसके अबाउट निकाल रहा हूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के। बोलो m1 कितनी दूर था, तो r1 स्क्वायर। ऐसे ही m2 r2 स्क्वायर, ऐसे ही m3 r3 स्क्वायर, एंड अप टू mn rn स्क्वायर। यस और नो? मैंने इस बॉडी का इस मास का लिख लिया, इस मास का लिख लिया, सारे को जोड़ दिया, तो टोटल बॉडी का बन गया कि नहीं बन गया? पर तुम क्या बोले, सर टोटल बॉडी का तो आपने सारा मास यहाँ मान लिया, और इसकी दूरी कितनी है, के। और अगर मैं इन सारों को छोड़ के अकेले इस पॉइंट का लिखूं तो बोलो कितना आएगा? इसको पूरे को लिखूं तो क्या आएगा, m कितनी दूर है, मतलब इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या तो आप ऐसे लिख लो या आप ऐसे लिख लो, बात एक ही है। कोई दिक्कत यहाँ तक, प्रॉब्लम? यहाँ इस इक्वेशन को लिखिए, m² इक्वल्स टू दिस। ये मैं भरना आ गया, उतार लो इसको फटाफट। देखो
ये यहां से k कितना आएगा, √I/m में m। आपको क्या करना है, देखो मैं रिंग पढ़ाऊंगा, रिंग का क्या निकालूंगा, I, तुम उसको किसके बराबर कर देना, m² के, वहां से k आ जाएगा। सही है। ऐसे ही रोड का निकालेंगे, I जो आएगा उसको याद रखो और उसको m² के बराबर कर दो। किसी भी बॉडी का I निकालो, उसको m² के बराबर कर दो, वहां से क्या निकल आता है, k निकल आता है। तो दैट्स अ रेडियस ऑफ गायरेशन। अब हेडिंग लिखिएगा, अगर मैं इस फॉर्मूले में क्या करूं, बॉडी को होमोजेनस ले लूं, होमोजेनस समझते हो, यूनिफॉर्म, जैसे m1 की वैल्यू भी m, m2 की वैल्यू भी m, लिखो इफ बॉडी इज होमोजेनस, इफ बॉडी इज होमोजेनस, मीनिंग, मीनिंग क्या निकला इसका, m1b, m2b एंड सो ऑन अप टू mn, वो सारा हमने क्या मान लिया, m मान लिया। एक जैसी है वो, मतलब मैं यहां से देखूं तो भी एक जैसी है, यहां से देखूं तो भी एक जैसी है, तो हर जगह से एक जैसी है। बोलो m, अगर ये n पार्टिकल्स हैं तो m को क्या लिख सकता हूं, nm। अगर एक पार्टिकल का मास m है, m, और n है ऐसे ऐसे, तो टोटल मास कितना हो गया, nm। तो nm, इस m को nm लिख दूंगा अभी, सॉल्व करो। आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अगला चैप्टर तो आएगा ही नहीं। उसके हर फॉर्मूले में आई है, और अगर तुम्हें आई नहीं निकालना आता और फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन फिर भूल जाओ होगा कि नहीं। तो आई याद होना चाहिए, जैसे सेंटर ऑफ मास याद थे। तो यहाँ पे बोलो क्या बन गया, m², बोलो m कॉमन आ जाएगा, m अंदर क्या बचा, r1², r2² एंड अप टू rn²। बोलो यहाँ से इस m को क्या भर दिया मैंने, nm, क्या ये m इससे कट गया, बराबर करेंगे तो इसकी जगह ये भर दिया तो m से m कट गया, k² उधर रह गया, r1² प्लस r2² अप टू rn² डिवाइडेड बाय n, k कितना आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट। तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया। लेकिन आप कौन सा याद रखोगे, ये जो आई पता है उसको किसके बराबर करना है, m², k=√I/m, सिंपली। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना, एक नोट बना के लिख लेना इसके बाद। एक सिंपली एक बात बताओ, पेन छोड़ के, देखो ये मैं चैप्टर है ना बहुत कोर्डियली पढ़ाना चाहता हूँ। मैं हमेशा एक स्टेटमेंट देता हूँ कि ये चैप्टर वो चैप्टर्स हैं जिसमें हमारा ही पता लगता है, आप लोगों का भी पता लगता है। मतलब अगर कोई अपने आप में ज्यादा इंटेलिजेंट बन रहा है तो इन चैप्टर से उसकी इंटेलिजेंसी समझ में आ जाती है। मैथ्स किस किस के पास है तुम्हारे में, 10th क्लास तक प्रोबेबिलिटी पढ़ी है तुमने, प्रोबेबिलिटी। 11th और 12th क्लास में वही प्रोबेबिलिटी बड़े लेवल पे आती है, अच्छे लेवल पे, जिसको हम स्टेटिस्टिक्स में बोलते हैं। स्टेटिस्टिक मैथ्स में स्टेटिस्टिकल मैथमेटिक्स होता है, उसमें हम सारी चीजें ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। ये चैप्टर्स मैथ्स नहीं है, कॉमन सेंस है। प्रोबेबिलिटी को कभी देखोगे ना, प्रोबेबिलिटी मैथ कम है, कॉमन सेंस ज्यादा है। एक बैग में इतनी बॉल है, 5 कलर हैं, एक निकाली, 2 निकाली, इसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब मैथ्स तो लगा, 1% लगा, 99% कॉमन सेंस लग रही है। और इन चैप्टर्स में मैंने कहा I=mr², एक फॉर्मूला है, सिंगल एक फॉर्मूला है, m² और mr², ये मैं प्रूव भी करूंगा कि पूरे चैप्टर में एक ही लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद सबका रिजल्ट अलग अलग। सबको पता ही एक ही फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन इस चैप्टर में कॉमन सेंस, इमेजिनेशन चाहिए, चीजें घूम कैसे रही हैं। अभी आपने क्या बोला, सर एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दो, आई बदल जाएगा। जब आई बदल जाएगा तो के भी, इसका मतलब के की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। हाँ, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए फिक्स्ड है कि नहीं है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है तो के भी फिक्स्ड है। आपने उसको यहां से उठा के यहां रख दिया तो के बदल गया। अब क्या के उसकी दूरी है, किसकी दूरी है, उस पॉइंट की जहां पे तुमने सारा मास क्या एज्यूम किया है। क्या मैं कह रहा था कि सेंटर ऑफ मास हो सकता है, ये हो तो सकता है। अब मैं ये बता रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास और रेडियस ऑफ गायरेशन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक जैसा है। नो, सेंटर ऑफ मास एक बॉडी का एक ही हो सकता है, लेकिन
एक बॉडी के रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत सारे हो सकते हैं। सोचो तुमने ये एक्सिस यहाँ ली है तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आया है, अगर तुम इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहाँ ले लेते तो ये बदल जाता। तो लिखिए नोट में, रेडियस ऑफ गायरेशन एंड सेंटर ऑफ मास, रेडियस ऑफ गायरेशन एंड सेंटर ऑफ मास, बहुत सिंपल काम कराया मैंने आज। रेडियस ऑफ गायरेशन एंड सेंटर ऑफ मास are two different things, are two different things, full stop. A body can have, a body can have only one center of mass, a body can have only one center of mass but can have many values of radius of gyration, but can have many values of radius of gyration, many values of radius of gyration। सही है। नेक्स्ट हेडिंग डाल के छोड़ दो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आ गया, मैं सम अप कर रहा हूँ। मास कितनी दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, दैट इज, बोलो मैंने अभी एक लैंग्वेज बोली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी कैलकुलेटेड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके अबाउट निकालेंगे। और अब हमें एक मेथड और समझ में आया कि हम सारा मास एक पॉइंट पे कंसिडर कर ले, और वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है। उसकी दूरी कितनी होगी कि उस दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। हर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और हर बॉडी का और एक्सिस का रेडियस ऑफ गायरेशन आपको निकालना पड़ेगा। जाते जाते एक ही चीज बोल के जाओ, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, एम आर स्क्वायर एम के स्क्वायर, एम आर स्क्वायर एम के स्क्वायर, बस और कुछ नहीं है इसमें। डन।